हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हाँ सर। सर। गुड आफ्टरनून। पार्टिसिपेंट को ज्वाइन हो जाने देते हैं 2 मिनट। ओके सर। पाइथन की बैकग्राउंड हिस्ट्री और पाइथन के यूजेस, पाइथन के एप्लीकेशंस, सारी चीज़ें समझ में आ गई है। यस सर। कोई और नई चीज़ समझ में पता चली हो इधर उधर से? अभी तो नहीं सर, कल देखा था, बाकी कुछ अभी ऐसा मालूम नहीं पड़ा। कुछ सर्च किया था सर पाइथन के अभी बारे में? सर अभी यस सर, मतलब यूट्यूब में सर्च कर रहे थे। हाँ प्रिंस। सर अभी मतलब फिलहाल में सबसे ज्यादा पाइथन मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है ना। हाँ मशीन लर्निंग में, और जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, डीप यस लर्निंग सर। भी आ जाता है उसमें, उसी गुड फील्ड। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सोफिया पूरी पाइथन पे डिजाइन है। क्या? सोफिया सर मतलब जो वो रोबोटिक है, वो रोबोट्स बनाया ना सोफिया को, हाँ तो वो सर पूरा पाइथन पे बेस है ना। बिल्कुल। पाइथन में ही इतनी सारी लाइब्रेरीज आपको अवेलेबल होती है और इतनी सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है जिसमें आप वर्क कर सकते हो। वरना इतनी हार्ड और टिपिकल कोडिंग करना अ, मुश्किल हो जाएगा। पॉसिबल का इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, बट मुश्किल हो जाएगा। हम जैसे जो बिगिनर्स है यस। और इनके लिए अगर कह दिया जाए कि कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो वो साइंटिस्ट लेवल पे या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी हेल्पफुल है ये लैंग्वेज। अगर कोई किसी भी तरह का न्यू इनोवेशन अगर आ रहा है माइंड में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सीखने के लिए भी यस। बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। आज हम थोड़ा सा कल का ओवरव्यू देख सर लेंगे। मैं सोच हम्म, सर मैं बोल रहा, आपने कोई सी लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई आपने? हमने आपको तो पाइथन आता भी है। नहीं तो ज़रूरी हाँ? थोड़ी है कि बना दिया जाए, ज़रूरी सर थोड़ी है। किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सीखने में कितना टाइम लगता है, देखो मतलब अगर ये अच्छे से सीख जाए, वो क्वेश्चन वगैरह उसके करने लगे। लैंग्वेज की तो बेसिक्स ही सीखनी होती है। अभी आप देखोगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो बेसिक चीजें जो उसमें यूज हो रही है ना, फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस, और भी ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, बीट बाइट, ये सारी चीजें क्या होती है, यस। यही तुमको सीखना होता है प्रोग्रामिंग में। उसके बाद तो ये जितने भी सिंटैक्स ही बदलते हैं बस। लैंग्वेज तो बेस तो उसका वही है, आपका लूपिंग आपको समझ में आती है, किस तरीके से आप वर्क कर पा रहे हो, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी फास्ट चल रही है, यही है। बाकी तो जितने भी लैंग्वेजेस है अवेलेबल, चाहे जो भी अवेलेबल हो, सी प्लस प्लस जावा, जितने भी हो, इनमें तो फिर आपको करना क्या है, बस सिंटैक्स बदलेगा इसका, बाकी कंसेप्ट तो सभी का यस। सेम ही रह जाता है। कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बस सिंटैक्स बदलता है। किसी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा अलग से चीज लिखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको पाइथन में कुछ भी नहीं, आपको सीधे प्रिंट लिख दो तो आपका वर्क हो जाता है ना। सर तो कल का थोड़ा सा एक हमको इंट्रोडक्शन देखना था जो बचा हुआ था, और उसके बाद में फिर हमको आज सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन देखना है। देखो पाइथन में आपके एनाकोंडा नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आपका यूज होता है, शायद सुना हो आपने कभी। एनाकोंडा नाम का सॉफ्टवेयर है, वो ये नो आपका इसमें यूज सर। होता है। और उसमें फिर अलग अलग फ्रेमवर्क्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आईडीज। आईडीई मतलब होता है कि जहां पर आप एक जगह यस पर सर। प्रोग्रामिंग भी कर पाओ और वहीं पर आपको आउटपुट भी देखने को मिल जाए, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई। है ना। तो पाइथन में आपको आईडीज मिल जाते हैं, जुपिटर और स्पाइडर नाम का। तो हम पाई चाम भी है सर। हाँ पाई चाम भी है ना। हाँ पाई चाम भी है। मैं
बेसिक बातचीत कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर अच्छा पूरे ठीक। डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर तो काफी सारी चीजें आ जाती है उसमें, है ना। आप इधर कमांड यस लाइन से भी वर्क कर सकते हो। आप .py नाम के फाइल से अगर फाइल बना करके सेव कर लो अपने कोड की यस। नोटपैड में, तो वो भी एक तरीका है। पाईचार्म भी है, और जुपिटर है, स्पाइडर है। तो वो तो फिर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ कि जुपिटर स्पाइडर अपने यस सर। हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से स्पाइडर पे हम वर्क करेंगे, है ना। स्पाइडर थोड़ा इजी लगता है मुझे, होंगे और भी, बट स्पाइडर थोड़ा ज्यादा इजी मुझे लगता है। तो हम यस सर। आपके बिगिनिंग के लिए और एज अ बिगिनर आपके लिए भी स्पाइडर देखना ज्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ हमने कल देखा था कि ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है जो यूज कर रही है पाइथन को, है ना। इसमें थी आप, गूगल, यूट्यूब, हम्म, यस सर, है ना। ये सारी याहू, यूट्यूब, आपको मोजिला, ड्रॉपबॉक्स। कहाँ कहाँ पर यूज में आती है ये आपको देखने को इसमें मिल गया था। इसके बाद एक शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन हमारा जाएगा कि पाइथन कहाँ कहाँ पर यूज होती है और पाइथन है क्या। 1991 में डेवलप की थी, रोसम डेवलपर थे। वेब वेब डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग वर्क के लिए ये आपके काम में आती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैंने कल भी शायद तुमको बोला था कि 11th-12th में जो तुमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखे होंगे, वो सारे भी आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यस यस। और एक मिनट, फिर उसके बाद आगे आपका पाइथन क्या क्या कर सकता है आपके लिए। तो पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। पाइथन कैन बी यूज्ड along with software to create workflows. पाइथन कैन कनेक्ट टू डाटाबेस सिस्टम्स। आपकी जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड है या जितने भी आपका डाटा स्टोर हो रहा है वो सारा डाटाबेस में हो रहा है, तो वहां पर भी वो आपके वर्क काम में आ सकता है। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डाटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। बिग डाटा आपका वही है जो आपको आपका पर डे जनरेट हो रहा है। ये टीबीज में कह लिया जाए या हजारों टीबीज में कह लिया जाए, जीबी से ऊपर टीबीज में आ जाता है। या चाहे पेटाबाइट की बात कर लो तो हजारों पेटाबाइट, टेराबाइट्स आज के समय में हर दिन में जनरेट हो रहा है डाटा। आप ही देखो कितना सोशल मीडिया पे डाटा अपलोड हो रहा है हर दिन। तो उसको वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको बिग डाटा कहा जाता है। उसको भी हैंडल करने के लिए पाइथन यूज में आता है, और उसी में ही आपकी ये मैथमेटिक्स की सारी चीजें अप्लाई होती है। टाइप्स पता करने के लिए, पैटर्न्स पता करने के लिए, लोगों का बिहेवियर पता करने के लिए। आजकल कैसे किसी के भी बारे में डायरेक्ट एक्शन हो जाता है अगर उसका कोई कंटेंट अगर ठीक ना हो, तो वो सारी चीजें आपकी पाइथन की वजह से ही आपके सामने देखने को आपको मिल रही है। फिर उसके बाद है प्रोटोटाइपिंग, और इन सब के लिए किसी भी तरह का आपके माइंड में अगर एक प्रोसेस बनी हुई है तो उसको आप यूज करके अपना प्रोजेक्ट आप रन करवा सकते हो। उसको आप डिजिटली अप्लाई कर सकते हो। वो प्रोटोटाइपिंग हो गई से आपकी। कनेक्ट कर। और कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो इसकी यूज से। पाइथन को क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको ये अवेलेबल है। सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये सपोर्ट करता है। पाइथन में सिंटेक्स है, हम अभी देखेंगे किस तरीके से सिंटेक्स इसमें बहुत सिंपल देखने को मिलता है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर ही करीब करीब इतनी मैच हो जाती है कि फॉर्मल लैंग्वेज आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़े से अगर ध्यान में रखे जाए रूल्स तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही आपको ये दिखाई पड़ती है। कुछ इस तरीके के डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल सिंटैक्स है कि आपके दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ रही है तो यहाँ पर वो कुछ लाइनों में हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ 10:30 का रेशियो भी मान लिया जाए तो बहुत है, क्योंकि किसी और लैंग्वेज में 10 लाइनें लिखनी है तो आपको इसमें केवल 2 या 3 लाइनों में ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, इससे ज्यादा आपका हो जाएगा। तो 40:60 का रेशियो आपको अगर ऐसा मिल रहा है तो इसीलिए डेवलपर्स इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रिटेटर सिस्टम, कल भी इसके बारे में हमने बात की थी कि ये लाइन वाइज कंपाइल करता है।
जो जो लाइनें सही हो उसको रन कर देता है, उसके आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, और जहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर वो बदल देता है, या फिर वो एरर शो कर देता है और आगे का कोड जो है आपको फिर से करेक्ट करने के बाद रन करना पड़ता है। उसके अलावा सर हाँ, हैकर्स सर पाइथन का यूज करते हैं, हैकर्स भी पाइथन का यूज करते हैं ना। पाइथन यूज करने में देखो, लैंग्वेजेस तो कोई भी यूज कर सकते हो किसी भी टास्क के लिए। अभी आज के समय में क्या आपको लग रहा है कि अगर किसी को वेबसाइट बनानी हो तो वो पाइथन के अलावा किसी में बना ही नहीं सकता है क्या? बना सकता है बना सर। सकते हाँ, हैं। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास में जितनी लैंग्वेज अवेलेबल है सभी के सभी वो काम कर सकते हैं। बट बात इतनी सी आती है कि कौन सा इजी जाता है और कौन क्या चूज करता है ना। आपको अगर पाइथन आती होगी तो आप हैकिंग भी पाइथन से करोगे, आप सिंपल वेबसाइट भी पाइथन से बनाओगे, आप एप्लीकेशन भी इसी से बनाओगे पाइथन से, क्योंकि आपको पाइथन आती है। तो जिस हैकर को जिस तरीके की लैंग्वेज पे ज्यादा कमांड होती है वो उसका यूज कर लेगा, जिस डेवलपर को जिस लैंग्वेज पे कमांड होगी वो उसका यूज कर लेगा। तो वो तो किसको कौन सी लैंग्वेज ज्यादा कंफर्टेबल है उसी पे डिपेंड करता है ना। वैसे हैकिंग के लिए भी यूज की जा सकती है। यस यस यस। Python can be treated in procedural way as well as object oriented way और functional way. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी ये फॉलो कर देता है, और एक प्रोसीजर वाइज अगर आपको रन करना हो कोई भी चीज तो उसमें भी आपको ये फॉलो करवा देता है प्रोग्रामिंग। और फंक्शनल मतलब फंक्शंस आपको समझने शायद किसी को पता होंगे, दो चार लग रहे हैं मुझे इंटरेस्टेड, तो उनको फंक्शंस। Sir, what do you mean by object-oriented programming? कल मैंने इसी के बारे में आपको बताया था कि शायद कल बताया था, शायद आपकी क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यस हमको यस सीखनी है शायद, या फिर इसके कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ बोला था मैंने। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस। नहीं, बाकियों को तो पहुंच रही होगी। तुम्हारे साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, यस की सर। वॉइस सही है। सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्लियर है सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की देखो बात कहाँ से शुरू होती है कि 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी। अब वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। ये जो आपको एक और चीज यहाँ पर दिख रही है, प्रोसीजरल वे में वो लैंग्वेज काम करती थी। प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज ये होती है कि आपके पास केवल सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है या इंस्ट्रक्शंस आपके सिक्वेंशियली आपके पास होते हैं, और उसी पे बेस्ड आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, तो वो प्रोसीजरल वे हो गया है। फिर उसके बाद फंक्शनल वे ये आ गया कि आपको अगर कोई चार टास्क के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। आपको किसी ने बोला कि सर हमको एक प्रोग्राम बना करके दो जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन 4 काम कर सके। अब आप क्या करोगे, प्रोसीजरल वाले में क्या करोगे, आप डायरेक्टली फर्स्ट लाइन से लिखना चालू करोगे कोड, तो उसमें एडिशन भी आ गया आपका, फिर नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन, फिर चारों आपके आ गए। ये आपने एक सिंपल प्रोसीजरल वे में इसको फॉलो करवा दिया। बट उसके बाद फंक्शनल वे आपका ये आ जाता है कि आपको जब जब भी अगर किसी को एक ही काम करना है, एडिशन ही करना है, बट उसके लिए प्रोग्राम पूरा का पूरा रन होगा, पूरा का पूरा कंपाइल होगा, और फिर उसको एडिशन प्रोवाइड करेगा। और फंक्शनल वे आपको ये कहलाता है कि वो जो चार जो आपको टास्क परफॉर्म करने हैं उसके चार आप ब्लॉक्स अलग अलग बना दो, है ना, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, चारों आपने अगर फंक्शंस या फिर ब्लॉक या मेथड, ये एक ही चीज है, इनके अगर आपने चारों के अलग अलग फंक्शंस बना दिए कि किसी को ऐड करना हो तो ये वाला फंक्शन ही ओनली रन होगा, बाकी तीन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा हाई हो जाएगी, और आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो जाएगा। तो ये एक फंक्शनल वे हो गया है उसको रन करने का। अब ये भी एक तरीके थे, ये तरीके हो गए थे इम्प्लीमेंट। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरे पास में उस 1972 की बात कर रहा हूँ जब सी लैंग्वेज बनी थी। अब उस वक्त किसी ने इमेजिन किया था कि कोई ऐसा समय आएगा कि हर कोई अपने अपने डिवाइसेस यूज करेगा, इवन मोबाइल से ट्रांजैक्शंस भी कर लेगा, बैंकिंग के भी वर्क कर लेगा। ये उस वक्त तो ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो इतना कर ले कि यार किसी को हेल्प मिल जाए, वही एक पर्पस था प्रोग्रामिंग करने का। और ऑनलाइन और ये इतना इंटरनेट और ये सारी चीजें तो थोड़ी कम ही थी उस वक्त सोचने में।
बट फिर ऐसा समय चलता चला गया और आज के समय में आप देख रहे हो कि हर किसी के पास में गैजेट्स अवेलेबल है, आप अपना कोई भी चीज कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब जीमेल अगर किसी को बनाना होता उस वक्त, सी लैंग्वेज के वक्त की बात करो, तो उसने अपने लैपटॉप के लिए वो जीमेल नाम का एक एप्लीकेशन उसने बना दी होती। अब वो यूज कर पा रहा है, उस एप्लीकेशन को उसने सेम मशीन, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम प्रोसेसर, सेम बीट्स, अगर सब कुछ सेम होगा तो वो दूसरे वाले एप्लीकेशन वाले को भी दे सकता है, दूसरे कंप्यूटर वाले को भी यूज करवा सकता है। और वही अगर उसको और जगह पर उसको सेंड करना हो, और जगह पर इंस्टॉल करना हो, अब आपके पास जो मोबाइल्स अवेलेबल है, अगर आप किसी ने उस मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई है, जैसे आप देखते ही हो कि एप्पल वाले सॉफ्टवेयर आप आपके इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, है ना, यस सर, एंड्रॉइड में नहीं हो सकते हैं। यस सर। ये सारी प्रॉब्लम्स है, बट एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे आपका एंड्रॉइड का हो, जीमेल उस पे भी ओपन हो जाता है, जीमेल आपके भी इसमें ओपन हो जाता है, है ना। Yes, ये जो sir. कंसेप्ट आया आपका, ये जो उनको वर्क करना पड़ा, ये वर्क उसको उसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट लाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। उसके ओके 6 कंसेप्ट है उसके बेसिकली। उसमें आपका आता है पहला क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास आपका ये होता है कि क्लास एक चलो ऑब्जेक्ट समझते पहले। ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी आपको दिख रही है, वो क्या रहेगी आपके लिए, एक ऑब्जेक्ट रहेगी, ठीक Object. है। एक कार मान लो, तो वो क्या हो गई, कार आपकी क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गई। अब कार के लिए आप अगर कोई प्रोग्राम बनाओगे तो फिर उसमें कौन कौन से आपके वेरिएबल्स आएंगे कार से रिलेटेड, इंजन आ जाएगा, और उसका साइज आ जाएगी, उसका कलर आ जाएगा, बहुत सारी चीजें उसकी आ जाएगी। कार क्या हो गई बॉडी जो आपके लिए, होती है। कार क्या हो गई आपके लिए, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई है। और जैसे आप वो हो या मैं हूँ, मेरा नाम, मेरी एज, मेरी हाइट, मेरा कलर, जो कुछ भी आएगा, मेरा एजुकेशन, सब कुछ किस में आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, और मैं क्या हो जाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट। एक साधारण आपका मोबाइल भी है, तो रियल वर्ल्ड एंटिटी आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आंखों से, वो सब कुछ क्या है आपके लिए, ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड। है ना। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्ट वाला एक कंसेप्ट किया। फिर उसके बाद क्लास के बारे में ये कहा जाता है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर आप क्या करते हो, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हो, और इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, वो सारे के सारे आप क्या करते हो, क्लास के अंदर रखते हो। एक क्लास डिफाइन करते हो आप। क्लास मतलब एक समझ लो कि आपने ब्लॉक डिफाइन किया, सेगमेंट डिफाइन किया है, और उसके अंदर फिर आप सारी की सारी वर्किंग अपनी कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्लास हो गया। उसके बाद आपका एक और कंसेप्ट आता है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये होता है कि कोई भी जो आपके सेंसिटिव डिटेल्स है, उसको स्टोर कर लेना, या उसको सेव कर लेना, उसको सिक्योर कर लेना, ये आपका इनकैप्सुलेशन वाला कंसेप्ट आ जाता है। और क्लास जो है आपकी, वो इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लास के अंदर जो भी चीजें रहेगी वो सारी की सारी हाइड रहेगी। उसके बाद आता है आपके पास में एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि अगर जैसे अभी इनकैप्सुलेशन में तो आपने पूरी की पूरी क्लास छुपा करके रख दी है, ओके, एक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। बट एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा कि कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज जो सामने वाले को रिक्वायर्ड है, तो वो हम उसको शो करेंगे, और उसके बाकी की चीजें जो पीछे की चीजें है, वो सारी की सारी हम सेव करके रख लेंगे, और उसको हाइड करके रख लेंगे। जैसे कि अभी आपके सामने जो भी सॉफ्टवेयर ओपन है, जूम वाला, अब वो ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है कि उसने आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया, जो आपके लिए जरूरी था वो उसने आपको शो कर दिया, बट उसके पीछे की कोडिंग जो थी, वो जितने भी क्लास बने हुए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए, वो सब क्या हो गए, इनकैप्सुलेट हो गए, मतलब उसने वो हाइड करके रखे हुए। आ रहा है समझ में, सर। है ना। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म आ गया आपका। पॉलीमॉर्फिज्म आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप एक तरीके की चीज अगर कोई हो तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट नाम्स दे सकते हो, है ना। एक नाम की चीज को आप डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकते हो। और जैसे अगर आपको एडिशन का ही फंक्शन बनाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड के बहुत सारे वर्जन से आपके पास सबके पास अवेलेबल, अब सब में कॉलिंग नाम का जो फंक्शन आता है, जैसे किसी को भी कॉल करना हो, चाहे आपके मोबाइल से चाहे मेरे मोबाइल से, तो उसको किस ब्लॉक में जाना पड़ता है? कॉलिंग नाम से। अब वो कॉलिंग नाम की उसने यस फंक्शन जो अवेलेबल कर रखा है, अब वो सबके लिए एक नाम से कर रखा है। हर एंड्रॉइड सिस्टम के लिए उसको अलग अलग नाम तो नहीं देना पड़ रहा है ना। नहीं। नहीं, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट आपको ये बताता है कि आप सेम नाम के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आप बना सकते हो, ठीक है। ओके। यस सर। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम यस समझ सर। सकते हैं, अगर हमको एडिशन करना हो तो नंबर इंटीजर का अगर हमको एडिशन करना हो तो भी एडिशन नाम का आप एक फंक्शन बना सकते हो। आपको अगर डेसिमल वैल्यूज के एडिशन करवाने तो भी आप एडिशन नाम का फंक्शन बना सकते हो। और आपको कोई अगर कैरेक्टर्स को ऐड करना है, जैसे मेरा नाम और मेरे सरनेम, इनको आपको ऐड करके शो करना है किसी को, तो वो भी आप वहां पर एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हो। तो एक सर एडिशन का नाम रहेगा, बट आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होंगे उस सिंगल नाम के फंक्शन से। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने बोला जो कॉललॉग वाला आपने जो बोला सर, वो तो इनहेरिटेंस का एग्जांपल होगा ना सर। हर हाँ एंड्रॉइड वर्जन वो हाँ, कुछ तो प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो बेसिक इसी प्रोग्राम्स वापस एक एक क्या रिपीट करते हैं, वो इसी तो इनहेरिटेंस का फंक्शन हो गया ना सर। इसीलिए मैंने आपको नेक्स्ट वाला एडिशन वाला एग्जांपल दिया, इसीलिए मैंने आपको एडिशन वाला एग्जांपल दिया कि ये वाला कंसेप्ट अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो तो वो उसको उसमें भी कंसिडर कर सकता है। अब पर अगर हम बात करें तो क्या हर किसी की कॉलिंग की कोडिंग एक जैसी हो सकती है क्या? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहे हैं, बिट्स बदल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस जा रहा है ना। तो यहाँ पर हाँ। इसीलिए मैंने वो एडिशन वाला यस सर। कंसेप्ट इसीलिए बताया कि एडिशन वाला प्रोग्राम, जैसे इंटीजर्स आपको ऐड करने हो तो भी आप एडिशन नाम का प्रोग्राम बना लो। फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, कुछ भी अगर आपको ऐड करना है तो आप एक सिंपल एडिशन नाम का प्रोग्राम बना लो और वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो सिंगल नेम से आप मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल फंक्शंस आप बना सकते हो। ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट हो गया। और इनहेरिटेंस वाला वही कि अगर आपको सेम कोड को बार बार अगर हर जगह पर यूज करना है तो आप हर जगह जाकर के कोड तो करोगे नहीं। तो एक जगह का ब्लॉक आपने बना करके रख दिया है। जो एग्जाम्पल आपका पाइथन में आएगा लाइब्रेरीज का, उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज डिफाइन करके रखी हुई है ना। हम क्या कर रहे हैं, बस उसको बुला रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, ओनली इनहेरिट कर रहे हैं उसको हमारे प्रोग्राम में। तो वो लाइब्रेरीज डिफाइंड है, अब वो सभी के लिए एक जैसी वर्क करेगी। तो वो आपको अवेलेबल है, उन्होंने एक बार कोड कर दिया है, अब आप उसको बार बार कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो वो क्या हो गई आपकी रीयूजेबिलिटी हो गई कोड की। किसके थ्रू प्रोवाइड हो रही है आपको? इनहेरिटेंस के थ्रू। एक्चुअली ये जो 6 के 6 कंसेप्ट है, ये 6 कंसेप्ट आए आपके जावा लैंग्वेज के वक्त। जावा लैंग्वेज डेवलप करने का एक ही मीनिंग निकला कि जब साइंटिस्ट और इन सब के सामने ये प्रॉब्लम आई कि यार ये सी में जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये जो हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ये एक जगह तो काम कर पा रहे हैं, लेकिन इसको अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे अगर मुझे इसको ऑपरेट करना है तो वहां पर मुझे प्रॉब्लम जा रही है। तो वहां पर क्या किया गया कि एक एक साइंटिस्ट की सारी टीम बनाई गई कि कुछ साइंटिस्ट लोगों को एक टास्क दे दिया गया कि आप कुछ ऐसा कंसेप्ट लेकर के आओ हमारे पास में कि जिनसे हम एक जैसा ही कोड करें और वो कैसी भी मशीन हो दुनिया की उसके अंदर वो जाकर के रन हो जाए। ये उन्होंने पहले टास्क उनके लिए रख दिया। अब ऐसा करने के लिए क्या किया जाए, तो वो उस वक्त समझ में नहीं आई बात। बट एक दिन, चलो थोड़ा सा ये सुन ही लेते हैं अभी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जेम्स गोसलिंग जावा लैंग्वेज के डेवलपर थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि सारे साइंटिस्ट लोगों को, जितनी भी टीम थी, उनको बोला कि एक काम करो, छोड़ो अभी सारा टेंशन, चलो सब लोग चल करके कॉफी पीते हैं। तो इंडोनेशिया की बात है ये। कॉफी पीने के लिए सब लोग वहां पर गए कैफे में, और वहां पर जाकर के उनको पता चला, या फिर कॉफी पी रहे थे, बातें कर रहे थे, तो बैठे बैठे किसी ने एक कंसेप्ट दे दिया कि सर क्यों ना हम ऐसा करें कि चाहे मशीन किसी भी टाइप की हो, पर हम सभी मशीन पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे
जो सॉफ्टवेयर सारे के सारे जितने भी कोड उसके पास आएंगे, जिस भी मशीन से आएंगे, जैसे भी बन के आएंगे, तो वो वाला सॉफ्टवेयर उस जिस मशीन पे इंस्टॉल है उस मशीन के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर दे। ऐसी कोई वर्चुअल मशीन जो आपको दिखे नहीं, जो आपको पता ना चले, वर्चुअली वो वर्क करे, ऐसी कोई मशीन हम बना करके डाल देते हैं या इंस्टॉल करवा देते हैं हर सॉफ्टवेयर पे और हर मशीन पे जो उसको कर दे। तो वहां पर फिर जाकर के जेम्स गोसलिंग उस टीम के लीडर थे, तो जावा उन्होंने डेवलप की है। वहां से फिर उनको वो कंसेप्ट आया, तो वो कॉफी पीते पीते वो कंसेप्ट आया, और वो जो जावा नाम है, वो जावा भी हॉट कॉफी का मीनिंग होता है वहां पर। इंडोनेशिया में अगर जावा बोलोगे तो आपको हॉट कॉफी सर्व की जाएगी, और इसीलिए जावा का जो लोगो भी आपको देखने को मिलता है उसमें कॉफी का एक कप बना हुआ होता है और उससे यस सर। वाफ वेपर से ऐसे निकल रही होती है। या तो वो कंसेप्ट वहां से आया, और ये सारी जो चीजें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फिर वहां से शुरू हुई, और इसी का ही यूज फिर आज तक चल रहा है। और इसी की वजह से तो ये जितने भी कंसेप्ट अपन ने पढ़े, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये सारे के सारे पाइथन सपोर्ट करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है। पाइथन का सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स बहुत ज्यादा सिंपल है इसका। आपको किसी तरह का कोई सेमीकोलन और ये उसका कोई ज्यादा लोड नहीं होता है आपके पास में। हाँ, कुछ रूल्स है तो वो आपको फॉलो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो रूल्स रहेंगे। बट दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है आपके लिए ये। फिर अब इससे पहले हमारे पास जितना टाइम जो बचा हुआ है उसमें हम ये वेरिएबल को सीखने से पहले हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हम देख लेते हैं। ठीक है। यस सर। तो हमने एनाकोंडा के बारे में बात की थी। एनाकोंडा हमको देखना है इंस्टॉलेशन किस तरीके से। अच्छा, सभी को समझ में तो आ रही है ना कंसेप्ट क्या चल रहा है? तो यस सर। यस सर। थैंक यू। यस सर। तो नेक्स्ट हमको देखना है कि अच्छा सभी के पास लैपटॉप हो ना हो, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि उसका क्या ऑप्शन निकल पाता है अपने इंडिविजुअल लेवल पे। लेंगे सर, अभी लेंगे सर। क्या? अभी लूंगा तो थोड़ी दिन में, अभी ले लेंगे सर थोड़ी दिन में। हाँ हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो आप इंडिविजुअल लेवल पर आप देख लेना जैसा भी रहे। तो यस सर। हाँ, हेलो सर मैं ये पूछ रहा था कि सर अपने इंटरप्रेटर के बारे में बताया था आपने। आवाज नहीं आ रही है कार्तिक आपकी। सर आपने अपन ने कल इंटरप्रेटर की बात की थी। इंटरप्रेटेटर। हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो सर इंटरप्रेटर में सर अगर जैसे कि हमारा 99 लाइन पे गड़बड़ है, हाँ मान लीजिए 109 से 98 लाइन में कोई गड़बड़ है हाँ और 99 में भी कोई गड़बड़ है, तो सर 2 बार कंप्लीट प्रोग्राम को रिपीट करना। नहीं, एक मिनट, क्या बोला? सर जैसे कि मान लीजिए एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, हाँ अपन अभी थोड़ा बड़ा उसको 100 लाइन का बना रहे, उसमें हाँ 98 लाइन और 99 लाइन में गड़बड़ है, हाँ तो पहली बार में सर वो 98 तक ही गिनेगा ना सर, तो वापस उसको हाँ और उसके बाद वो वापस 99 का चेक करेगा। तो सर हर बार उसको अगर एक एरर ठीक करके रन करना पड़ेगा सर, इसके वजह से सर टाइम लैग नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, एक्चुअली आप इंटरप्रेटेटर का मतलब नहीं समझ पाए हो। आपका जितना भी आपका कोड जो आपको प्रोवाइड किया, आपने जो प्रोवाइड किया है ना, उसको जो कंपाइल करके जो स्टोर करने वाला है, या फिर उससे पहले वाली जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपकी, देखो रन तो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है ना। और आपकी किस किस अच्छा। लाइन में है वो सारी की सारी आपको एरर्स भी एक समय पे ही पता चल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप फिर फर्स्ट लाइन एरर हटाओगे फिर सेकेंड एरर हटाओगे, रन तो पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा वो। ठीक है। इंटरप्रेटेटर का मीनिंग ये होता है कि उससे पहले जो आपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी है, जैसे प्रोग्राम 1 से रन होना शुरू हुआ, अब वो आपने फर्स्ट वाली लाइन में प्रोग्राम फर्स्ट वाली लाइन में आपने वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर दी, सेकंड में भी कर दी, थर्ड में भी कर दी, और उनके कुछ प्रिंटिंग के भी ऑप्शन है, तो वो वेरिएबल्स असाइन हो गए, सब कुछ हो गया। अब पता चला आपका लास्ट में एरर आ गया,
तो वो जो वेरिएबल्स असाइन हो गए, तो अगर आप फिर से उस पूरे के पूरे को रन करना शुरू करोगे तो फिर से न्यू वेरिएबल जनरेट होंगे। आ रहा है समझ में? फिर से उसकी मेमोरी ऑक्युपाई होगी। तो वो जो टास्क है उसको बचाता है आपका इंटरप्रेटर, ओके। है ना। तो वो जो आपका अब वो डबल मेमोरी रन होगी। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि हर लाइन में अगर एक एक बार में सॉल्व होगी, तो सोचो फिर कितनी, अगर 10-15 लाइन में है तो फिर 10-15 बार वेरिएबल अलोकेट हो जाएंगे, फिर इतनी सारी मैं मेमोरी आपकी। मैं भी वही बोल रहा था। तो वो जो स्टोरिंग है, वो जो वेरिएबल की स्टोरिंग है, वो इंटरप्रेटर लेवल पे वर्क कर रही होती है ना। अच्छा ठीक ओके। है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको इसका इंस्टॉलेशन देखना था एनाकोंडा का। इसमें आपके पास में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, anaconda.org है ना। anaconda.org पे आप चले गए। इसमें आपको ये इस तरफ राइट साइड में, ये आपको अपर साइड में ये एरो दिख रहा है, यहाँ पर डाउनलोड एनाकोंडा का ऑप्शन दिया हुआ है ना। ये डाउनलोड एनाकोंडा आप सीधे सीधे इसमें कर सकते हो। एक मिनट में पहले आपका स्क्रीनशॉट ले लूं। आपकी अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये एक और न्यू टैब ओपन हो गया है, और इसमें आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते चले जाओगे। यहाँ पर ये इंस्टॉल एनाकोंडा का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको सीधे यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। अब इसमें आपका जो भी आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है ना, विंडोज, मैक, लिनक्स, जो भी आपके पास में अवेलेबल है, जितने भी बीट का अवेलेबल है, ये आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल इस पे क्लिक करोगे आप तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मेरे पास में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। इसमें मुझे इसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इसमें मेरे पास में ये एनाकोंडा EXE ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना। इसको मैं सिंपली अगर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करना है आपको इसको सिंपल, और ये दिख रहा है क्या आपको एनाकोंडा का सेटअप? यस सर, कर लिया इंस्टॉल। तो बस इसको फिर, हाँ सभी के लिए बता रहा हूँ मैं कि इसको फिर आप नेक्स्ट करते चले जाओ, एग्री कर दो। यहाँ पर आप अपनी परमिशन आपके हिसाब से सेट कर दो और नेक्स्ट कर दो। आप यहाँ पर आप कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग, वो भी आप देख लो और नेक्स्ट कर दो। हमारे इसमें नहीं आ रहा। क्या हमारे इसमें नहीं आ रहा सर, कोई दिक्कत नहीं रहा। डाउनलोड हो गया? हमारे से अभी कर रहा है नहीं सर, मोबाइल है। मोबाइल में थोड़ी होगा। मोबाइल में थोड़ी होगा। हाँ वही है, वही मोबाइल में थोड़ी होगा, बाद में कर लेंगे सर। हाँ तो मैं सिंपल तुमको ये बता रहा हूँ कि देखो, ये आपको वो EXE फाइल जो डाउनलोड हुई, वहां से आपको डबल क्लिक करना है। अब देखो ये आयुष है, ये अभी इसकी रिक्वेस्ट आई है ऐड होने के लिए मीटिंग में, तो ये अब मैं अलाउ तो इसको कर नहीं सकता हूँ। इसके बाद में एक और कार्तिक था और एक और स्टूडेंट था अभी, जिसने अभी जस्ट ऐड हुआ है। तो इनको मैं बता दूं सभी को ही, अगर आप 2 बजे से लेकर 2:05 के अंदर अंदर ज्वाइन होते हैं तो ही कल से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में आप मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा आपको। ठीक है, सॉरी सर, वो मैं फादर को खाना देना था, बोलिया चल रही है। नहीं अब वो आप देख लो, जैसा भी रहे, ज्वाइन करके छोड़ दो, है ना, मुझे भी पता चल जाएगा। तो इसके अलावा ये आपने सिंपल उसमें डबल क्लिक कर दिया डाउनलोडेड फाइल पे, आप नेक्स्ट करते चले जाओ, आई एग्री कर दो, फिर और नेक्स्ट कर दो, और जहां पर भी आपको सेव करना है वहां पर, और नेक्स्ट करोगे तो ये इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है
है ना, कोई चेंज नहीं करना है आपको। सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे आप, वो इंस्टॉल होना शुरू कर देगा और कुछ मिनट में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद में आपको ये अलग से शो नहीं होगा, आप इसको सर्च कर सकते हो। यार पूरा का पूरा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। इसको आप इसके बाद सीधे सीधे आप इसको सर्च में जाओ, अपने अपने जो भी सिस्टम होंगे उसके हिसाब से यहाँ से स्पाइडर आप सर्च कर लो, तो आपके सामने स्पाइडर नाम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, है ना। ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर आपके पास में इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐसा दिख जाएगा। इसको आप ओपन करोगे सर। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर दिखने में आ जाएगा। यस सर, देखने में। ठीक है जी सर। यस सर। तो ये आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपके देखने में आ जाएगा। और ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड का ये जहाँ पर मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये आपका एक कोडिंग सेक्शन है। यहाँ पर आप अपना जो भी आपको कोड लिखना हो, ये तो मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ था, ये आ जाएगा। ये सिंपल इतना आपको दिखेगा, इसको ओपन करने के बाद में सारा ये ब्लैंक दिखेगा आपको। तो ये इधर साइड जो है आपका, ये जहाँ पर एरो चल रहा है, ये इस तरफ आप अपना कोड लिखोगे जितना भी है। ये इधर राइट हैंड साइड में लोअर कॉर्नर पे आपके पास में कंसोल आ जाएगा। जो भी आपके एरर्स है, जो भी आपके आउटपुट्स है, वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये जो स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर आपके सारे के सारे आउटपुट्स आपको दिखेंगे। और इसके अलावा आपने जो भी वैल्यूज यूज करी हुई है प्रोग्राम में, जितनी भी टाइप की आपने वैल्यूज यूज करी हुई है, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके यस। अभी ये मेरा प्रोग्राम first.py नाम से बना हुआ है। इसको रीनेम करना हो तो वही आपका सेव एज वाला ऑप्शन जा करके आप इसको किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हो, है ना। ये आपका प्रोग्राम का नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे अभी मैंने यहाँ क्लिक कर रखा है प्रोग्रामिंग सेक्शन वाले में, या फिर ये मेरा वेरिएबल एक्सप्लोरर वाला, या फिर ये कंसोल। अब अभी मैंने कंसोल वाले पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर अगर मुझे ये वाला कंसोल वाला ब्लॉक पूरी साइज में चाहिए, फुल साइज में, तो यहाँ पर मैं व्यू वाले ऑप्शन पे चला जाऊंगा और सिंपली ये मैक्सिमाइज करंट पेन कर दूंगा, तो ये मेरा कंसोल पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा अब आपको ओनली कंसोल दिखने में आ जाएगा। जितने भी आपके आउटपुट रिलेटेड चीजें, वही आपका एक स्क्रीन ओपन हो गया। इसको बैक जाना हो, सिंपल व्यू पे चले जाओ आप और रिस्टोर करंट पेन, क्लोज नहीं, रिस्टोर वाले पे रिस्टोर कर दो आप इसको। ओके, ये आपका सिंपल, ये जो ग्रीन वाला बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये रन वाला है ना। ये यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हो, या F5 डायरेक्टली अगर आप प्रेस कर दो तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। जो भी यहाँ पर कोड लिखा हुआ रहेगा आपका, वो डायरेक्टली आपका F5 प्रेस करने पर रन हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आकर के कर लो, या ये डायरेक्ट इसका एक बटन प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो इसके लिए आपको अलग से तो कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक सॉफ्टवेयर है आपका, आपके सामने दिख रहा है। इधर साइड में आपको कोड लिखने हैं, वो रन का भी बटन सामने दिया हुआ है, और ये इस तरफ आपके आउटपुट भी आपको दिख जाएंगे। और वेरिएबल्स जो भी आपने यूज किए अपने प्रोग्राम में, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब ठीक है, अभी 1 मिनट से कम ही समय बचा हुआ है, तो नेक्स्ट जो हमको चीजें स्टार्ट करनी है वो फिर हम जल्दी मुझे एक डाउट है। हाँ सर, सर 2 मिनट आप उस पे, जिस तरह सर आपने राइट हैंड में जो स्क्रीन में देखा रन फाइल लिखा है, उसके जो सर ग्रीन वर्ड में लिखा है, उसमें जो ऊपर कॉमा वगैरह लगा रहता है सर, फुल स्टॉप, हमें वे कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें वे लगाना है? वो तो सिंटैक्स से सीखने पड़ेंगे। वो तो नहीं, क्या बोल रहे हो आप कि वो जो एरर आएंगी वो? नहीं सर, वो सर ऐसा बोल रहा है जैसे अपन कोई कोड लिखते हैं तो कॉमा अपोस्ट्रोफी ये लगाते हैं ना। हाँ। तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो तो सीखेंगे तो पता चलेगा। ये जो आपका कंसोल है ना, ये जो आपका आउटपुट वाली जो स्क्रीन मैंने बताई थी ना, फुल स्क्रीन करके, यस सर, वो वाले सेक्शन पे आपका